नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सुबह के 4:30 बजे और लखनऊ में मायावती की रैली में ये उमड़ती भीड़। सुबह 4:30 बजे और मौसम में कुछ ठंडक भी हो गई है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, भीड़ का आलम देखिए। लाखों लोगों की भीड़ मायावती को सुनने के लिए आई थी, क्योंकि मायावती तकरीबन 9 साल बाद इतनी बड़ी महारैली कर रही थी। हालांकि ये भी सही है कि ये रैली में जितने लोग आए थे, बहुत सारे उसमें मैनेज या लाए गए लोग थे, लेकिन फिर भी जो लोग खुद आए थे, जो मायावती को सुनने आए थे, जो बीएसपी के साथ दिल से जुड़े थे, उन सब के लिए आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो लोग दूर दूर से बहन जी से कुछ खास उम्मीद लेकर आए थे, उन सब के लिए आज बहुत दुख मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से, मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है मजबूरी में, कि मायावती ने आज लिख दिया कि एक थी बीएसपी, यानी एक तरह से बीएसपी का शोक संदेश आज लिख दिया। क्योंकि लाखों की भीड़ इकट्ठी की आपने, महारैली करी, वो भी किस दिन? कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर। वो कांशीराम जिन्होंने गांव-गांव जाकर, पैदल चलकर, साइकिल पे चलकर बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, इसकी नींव रखी थी। खून पसीना सब कुछ कांशीराम ने इस पार्टी के लिए दिया था, तब जाके ये पार्टी खड़ी हुई थी। और उसके बाद मायावती को भी उन्होंने खड़ा किया। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय, हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे, और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। मजे की बात देखिए, कहा जा रहा है कि लखनऊ में एक भी जगह पर मायावती की इस रैली की तैयारियों में कोई नानुकुर या कोई सरकारी अड़चन पैदा नहीं की गई। पूरे लखनऊ को बीएसपी के रंग में रंग दिया गया था, लेकिन योगी सरकार को कोई दिक्कत नहीं। बाकायदा ट्रैफिक स्मूथ हो, वहां रैली स्थल पर जाने के लिए लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। क्योंकि यह रैली दरअसल बीएसपी और बीजेपी की मिलीजुली रैली थी। और हैरानी की बात यह है कि मायावती को न योगी में बुराई दिखती, न मोदी में बुराई दिखती। बुराई दिखी तो दिखती है कांग्रेस और अखिलेश यादव में, वो अखिलेश यादव जो 8 साल से सत्ता में है भी नहीं। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी
तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मैंने मायावती के आपको 2 बयान सुनाए। दोनों बयानों में आपने फर्क देखा। मैं एडिटर को कहूंगा आधी आधी स्क्रीन में दोनों बयान लगाया। आप चेहरे के हाव भाव देखिए, आवाज मत सुनिए। जब मायावती अखिलेश यादव पर हमला कर रही है पीडीए को लेकर, तो वो लोगों से सीधा बात कर रही है, सीधा दिल से कहती हुई नजर आती है। लेकिन जब योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं तो वो पढ़ के बोल रही है और साथ में फंबल भी कर रही है, बीच बीच में अटक रही है। इसका मतलब स्क्रिप्ट या भाषण की ये लाइनें लिख के कहीं और से आई थी। राजनीति में कोई कितना दब सकता है, कितना झुक सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया आज मायावती ने। अब यहां से बीएसपी और नीचे जाएगी, ऊपर आने का अब सवाल उठता नहीं है। और ये बात अच्छी तरह से बीजेपी भी जानती है, शायद मायावती भी जानती है, शायद कह रहा हूं मैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो जानती ही जानती है। उन्होंने सर कहा है कि जब आप सरकार से बाहर रहते हैं तभी पीडीए याद आता है, जब सरकार में रहते। अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सांठ। मैंने तो आपको पेड़ के नाम भी बताए। बीजेपी वाले बता दें पेड़ के नाम, कौन से पेड़ लगाए। और यहां पर ये चौराया, ये आपका, देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भीड़ जो आप बात कर रहे हैं वो भीड़ पूरी तरीके से प्रायोजित है, भाजपा के द्वारा फंडेड है। सारा गाड़ियां उनको दी गई हैं, आरटीओ ने गाड़ियां दी हैं, मालूम है आपको। सरकारी व्यवस्था के तहत आरटीओ ने डीजल भरवा के गाड़ियां दी हैं, सरकार गाड़ियां दी हैं, जो मेरे पास जानकारी है। रोडवेज की गाड़ियां दी गई हैं। कहां से गई है भाई रोडवेज की गाड़ी? हम मांगे हमको नहीं मिलेगा, एक गाड़ी नहीं मिलेगी हमको एक कदम बाहर चलना होगा। हमारे तो सारी सरकारी व्यवस्थाएं आज उनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी गई, मेरे सारे गनर हटा लिए गए, हमारी सारी सुरक्षा हटा ली गई। क्यों? क्योंकि हम मोदी से लड़ रहे हैं बनारस में, योगी के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हैं। कुछ बिल्कुल लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी। हम पीछे नहीं हटे हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे हम। क्यों? आम जनता परेशान है, आम जनता को मरवा रहे हो, आम दलित को मरवा रहे हो और दलित की हत्या करा रहे हो। बुलडोजर से बरेली में मुसलमानों का घर गिरा दिया, बहराइच में गिरा दिया, हाटा की मस्जिद गिरवा दी। क्या है ये? बनारस के अंदर पद्मश्री शाहिद मोहम्मद शाहिद, उनका घर इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि मुस्लिम समाज के। वो ओलंपियन जिसने गोल्ड मेडल ले आया हॉकी में, दुनिया में नाम किया, इस हिंदुस्तान का, काशी का, बनारस का, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति, उसका घर गिरवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज से आता है। दलित समाज की आप हत्या कराती हैं, पूरी तरीके से उसकी रक्षा नहीं कर पाए। ये आज लोग समझ चुके हैं कि ये दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी और जो समाज के अंदर काम करने वाले लोग हैं उसके विरोध में ये भाजपा के लोग आज पूरी तरीके से उसको दबाना चाहते हैं और उसकी मदद मायावती जी पूरी तरीके से भाजपा की कर रही है। लेकिन अगर एक पत्रकार के नाते ईमानदारी से बताऊं, मैंने 96 में के दिसंबर में पत्रकारिता शुरू की थी। तब से कांशीराम बीएसपी की पॉलिटिक्स को फॉलो करता आया हूं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पत्रकार के नाते आप सबको फॉलो करना होता है। और मुझे तब ऐसा लगता था कि एक दिन बीएसपी
इस देश में इतनी बड़ी फोर्स बनेगी कि कांग्रेस के चैलेंजर के रूप में उभरेगी। तब बहुत से लोग ये भी कहने लगे थे कि मायावती में वो मादा है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में जेल ना जाना पड़े, उसका इतना दबाव किसी नेता को इस कदर दबा सकता है कि अच्छी खासी बड़ी पार्टी को आज इस हालात में पहुंचा दिया है। देखकर बड़ा दुख और बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी शर्मिंदगी की भी बात है कि किस तरह से राजनीति में कानून का या कानूनी संस्थानों का या फिर ये जो जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, ये देखकर भी अफसोस ज़रूर हुआ। लेकिन ज़्यादा दुख, ज़्यादा अफसोस और ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे उन लोगों के लिए, उस खास करके उस दलित और दबे कुचले उस समाज के उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी मायावती को और बीएसपी को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे और उनमें से आज बहुत से फिर उसी उम्मीद से मायावती को सुनने और देखने गए थे, लेकिन घर जाते वक्त शायद उन्हें निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा होगा। अब सवाल ये उठता है कि मायावती को आज अचानक इतनी बड़ी रैली करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, और वो भी बीजेपी की तारीफ करने के लिए। जवाब बहुत आसान है। जवाब यही है कि जब जब बीजेपी डरती है, अपनी बी टीम को आगे करती है। मायावती उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी की मदद कर रही है, वो 2004 से लेकर 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव उठा के आप देख लीजिए, समझ में आ जाता है। मायावती का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वो है एंटी बीजेपी जो वोट है उसको अखिलेश यादव और कांग्रेस तक ना पहुंचने देना। इस वक्त दलितों को लेकर सबसे कमजोर हालत पर है बीजेपी। चाहे वो रायबरेली का मामला हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर फेंका गया जूता हो, या उत्तर प्रदेश में दलितों पर जितने अत्याचार होते हैं, इस देश में सबसे ज़्यादा एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं, सबसे ज़्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं। वो सब चीज़ें बीजेपी को इतनी भारी पड़ रही है कि समझ में आ गया है बीजेपी को, दलित वोट एकजुट होकर राहुल गांधी के पीछे खड़ा हो रहा है, कांग्रेस के पीछे खड़ा हो रहा है, और जहां कांग्रेस कमज़ोर है वहां कांग्रेस के सहयोगियों के पीछे खड़ा हो रहा है, जैसे अखिलेश यादव या आरजेडी। और यही डर सता रहा है बीजेपी को, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट तो पहले ही इनके पास है। अब अल्पसंख्यक वोट तो किसी तरह से काटने का जुगाड़ नहीं हो रहा, तो दलित वोटों को वापस छीनने के लिए मायावती को मैदान में उतारा गया और मायावती के जरिए दलितों को फिर यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी असली नेता और असली पार्टी तो वो हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि अब इस देश का दलित समझ चुका है कि ये मायावती हो, बीजेपी हो, ये छलावा है। अगर मायावती ने आज सिर्फ और सिर्फ रैली की होती, और जो एक विपक्ष के नेता का काम होता है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी कमियों को गिनाती, तो शायद आज मायावती बीएसपी को फिर खड़ा कर देती। वो बीएसपी जो इस वक्त मृत शैया पर हैं उसको फिर खड़ा कर देती। लेकिन उनका ये कहना कि मौजूदा सरकार अच्छी है, ये उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है, जिसके बाद उस बीएसपी पार्टी का उठना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। दलित कमज़ोर है, लेकिन उसे बेवकूफ़ समझना महाबेवकूफ़ी है। एक कहावत है ना, वही कहावत आज मायावती पे बिल्कुल फिट बैठती है कि आप समझदार हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं, लेकिन आप दूसरों को बेवकूफ़ समझे, इस पर एतराज़ है। तो मायावती जी को लग रहा है कि अगर आज का दलित भी वैसा ही है जो आंख बंद करके आप पे विश्वास कर लेगा जो 10 साल पहले था दलित, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है मायावती। दलित आज अपने हक के लिए जागरूक हो चुका है। दलित आज अपने हक के लिए समझ रहा है कि
कौन सही है, कौन उनका भेजा इस्तेमाल कर रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये दर्शा रहा है सत्ता में बैठी बीजेपी के ये हथकंडे। जो सत्ता में पार्टी होती है उसके पास सूचना का सबसे बड़ा तंत्र होता है, उसके पास फर्स्ट हैंड रिपोर्ट होती है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। तो बीजेपी सत्ता में है, उसे समझ में आ गया है, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट उसके पास है कि दलित बीजेपी के एकदम खिलाफ हो चुका है, अल्पसंख्यक बीजेपी के एकदम खिलाफ हो चुका है, पिछड़ा वर्ग जो अति पिछड़ा वर्ग है, खास करके जो दबा कुचला तबका है समाज का, वो सब बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। क्योंकि जो जो सपने दिखाए गए थे वो सपनों पर बीजेपी बिल्कुल खरी नहीं उतरी। 5 किलो राशन के सहारे अगर इस पिछड़े तबके को अपना गुलाम बीजेपी समझती है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में, यही गलतफहमी मायावती भी पाल रही है। इसलिए उसी गलतफहमी में मायावती ने बीजेपी के दबाव में आकर आज बीएसपी का आखिरी चैप्टर लिख दिया मेरे हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से बहुत मदद मिलती है हमें। हो सके शेयर भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत ज़रूरी है, आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि बीएसपी का ओबेचरी मायावती लिख चुकी हैं, ये ज़रूर राय दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।